आज हम लोग पार्ट नंबर 5 देखेंगे। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे NIOS क्लास 12th हिस्ट्री से, ये NIOS 12th हिस्ट्री से है और चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है मुगल शासन की स्थापना। मुगल शासन की स्थापना। तो मुगल शासन की स्थापना चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने इसके 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, 4 भागों में इस पार्ट को समझ लिया है। उससे आगे की कहानी को अब हम इस भाग नंबर 5 में समझेंगे। तो आइए थोड़ा सा आपको याद करने की आवश्यकता है कि जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने, ये इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। अकबर तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो अकबर था उसकी मृत्यु हो गई थी कब? 1605 अक्टूबर में। अकबर की जब मृत्यु हुई 1605 अक्टूबर में, तो अकबर के समय में ही जो उसका एक बेटा था जिसका नाम था सलीम, इसने अपने पिताजी को बहुत परेशान करा, तरह तरह के विद्रोह करता रहा और कहीं ना कहीं इस तरह की इसकी मानसिकता थी कि ये अपने पिताजी से बेहतर प्रशासक है, उनसे बेहतर शासन प्रशासन ये चला सकता है। तो पिताजी के साथ इसका हर बात पे विवाद एक तरह से देखने को मिलता है और पिताजी को भी इसने अपने परेशान कर रखा था, मतलब अकबर को। अब आपके सिलेबस में इन सब बातों का जिक्र नहीं करा गया है तो उन सब बातों को आपको समझाने का मतलब भी नहीं बनता है। तो मैं आपको बस थोड़ी सी एक डिटेल्स बता रहा हूँ किस किस तरीके से कौन कौन सा किरदार किसके साथ क्या संबंध रखता है। तो अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 अक्टूबर में। सलीम पहले से ही अपने पिताजी को नापसंद करता था, एक तरह से उनका हर बात पे विद्रोह करता था। तो अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु और 1609 में ही सलीम जो था, सलीम की ताजपोशी, मतलब ये अगला राजा बन गया, ठीक है। पिताजी के मरने के जस्ट एक ही महीने बाद ये ताजपोशी, ये अगला शासक बनता है। तो आपको एक बात बता दूं कि इसी का नाम है जहांगीर। अगर आपने देखा हुआ इतिहास में जहांगीर नाम से एक शब्द, तो जहांगीर इसी का नाम है। बचपने का नाम इसका सलीम था। इसका अकबर का एक बेटा था, और भी बेटे थे, लेकिन उनमें से जो सलीम था, सलीम ही अगला शासक बनता है और इस सलीम को ही जहांगीर कहा जाता है। और बात आती है कि भाई ये जहांगीर था कौन। तो अगर आपको याद होगा कि एक आपको मैंने बताया था कि इससे पहले जो अकबर की नीतियां थी, मतलब क्या क्या उसकी पॉलिसीज थी, जो किस किस तरीके से उसने क्षेत्रों को जीता था, किस किस तरीके से उसने साम्राज्य विस्तार करा था। तो मैंने साम्राज्य विस्तार में क्या बताया था कि वैवाहिक संबंध बनाए थे प्रथम राजपूत से, जिसमें जयपुर का एक राजा था जिसका नाम था भारमल। उसने अपनी पुत्री जोधाबाई के साथ अकबर का विवाह करवाया था। तो ये जो जोधाबाई थी उन्हीं की संतान थी ये सलीम, और यही सलीम आगे चल के जहांगीर नाम से जाना गया, ठीक है। जहांगीर का अगर आप शासनकाल देखें, मतलब कब से कब तक ये राजा बन के कार्य कर रहा है, तो वो है 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। पूरा नाम बताएं इसका, तो इसका पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा नामों में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से बातों को समझते चले। अकबर का एक बेटा जहांगीर, ठीक है। अब जहांगीर के बेटों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जो इसके बच्चे हैं उसके नाम बताते हैं। एक इसका बेटा है खुसरो, एक है खुर्रम और एक है शहरयार। ये 3 इसके प्रमुख बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनका नाम आगे की कहानी में थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया। एक बेटे का नाम खुसरो, एक का नाम खुर्रम और एक का नाम शहरयार। याद रखने आपको तीनों नाम। जहांगीर ने दक्कन में अपना साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन उसमें उसको कोई खास सफलता नहीं मिली। दक्कन भारत, अगर आप मोस्टली अगर भारत का नक्शा देखें तो लगभग आप ही मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के बाद से लेकर के जो नीचे वाला एरिया है, ऑलमोस्ट दक्षिण भारत का जो मध्य का क्षेत्र है, उसी को आप दक्कन भारत भी कह सकते हैं। तो जो दक्षिण में इसका जो अभियान चला कि वहाँ के क्षेत्रों को जीतेगा, उसे भी मुगल साम्राज्य में मिलाएगा, तो इन सब अभियानों में इसको कुछ खास सफलता नहीं मिली।
सफलता नहीं मिली के पीछे क्या कारण है कि बंदा ऑलरेडी पहले से ही बहुत सी दिक्कतों में घिरा हुआ है। कौन? जहांगीर, जिस कारणवश वह दक्कन भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। कौन? जहांगीर। अब क्या समस्याएं थी कि जो इसी का एक बेटा था खुसरो, उसने इसके विरुद्ध बगावत कर दी थी, इसके अगेंस्ट हो गया था। साथ ही साथ जो इनका अभिजात्य वर्ग था वो भी इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता था और इनके शत्रुओं के साथ मिलीभगत करता था। अभिजात्य वर्ग मतलब आप ऐसे समझिए कि जो अगर राजा का जो पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसके यहाँ जो मंत्री हैं, संतरी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उसमें मोस्ट ऑफली क्या होता था कि जो बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े शाही वंश के हैं, शाही घरानों के हैं, वो लोगों का जो एक ग्रुप होता था वो भी राजा के साथ उसके दरबार में बैठा करता था। वो भी राजा के बाद सेकंड पोजीशन पे आया करते थे। तो ऐसे ही लोगों का एक ग्रुप का, जब इनका पूरा ग्रुप हो जाता था ऐसे ही बड़े बड़े लोगों का, तो उन्हें अभिजात्य वर्ग कहा गया। तो इन अभिजात्य वर्ग का इसके खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र रचने की नीति थी। वहीं दूसरी तरफ इसी का बेटा जो खुसरो था उसने भी इसके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। तो ये सब कुछ कारण बताए जाते हैं कि जिस कारणवश जहांगीर अपनी दक्कन में साम्राज्य विस्तार को नहीं कर पाया या दक्कन वाले क्षेत्रों को नहीं जीत पाया। आगे चला जाए तो 1608 में खुर्रम, यहाँ देखिए दो नाम है, एक खुसरो है एक खुर्रम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1608 में जो खुर्रम है, खुर्रम इसका बड़ा बेटा था, ठीक है। उसने क्या करा, दक्कन में या दक्षिण भारत में उसने 3 फतेह हासिल करी। इसको आप कैसे देखेंगे, मैं आपको इसको यहाँ पर समझाता हूँ। मैप में थोड़ा सा देखो, खुर्रम, खुर्रम ने क्या करा, दक्षिण भारत में अभियान करा, मतलब यहाँ पर कुछ क्षेत्रों को जीतने के लिए गया। कौन? खुर्रम। खुर्रम कौन है, दोबारा से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखो 1608 में खुर्रम, खुर्रम कौन है? जहांगीर का बेटा, ठीक है। जहांगीर का एक बड़ा बेटा खुर्रम, एक बेटा खुसरो, उसने विद्रोह कर लिया, एक बेटा खुर्रम। खुर्रम कहाँ गया? दक्षिण भारत में, ठीक है। खुर्रम ये जहांगीर का बड़ा बेटा, खुर्रम बड़ा बेटा, बड़ा बेटा। ये दक्षिण भारत की तरफ अभियान करता है, मतलब जीतने के लिए, लड़ाई करूंगा जीत के आऊंगा इन वाले एरियो को। तो ये दक्षिण भारत की ओर जाता है और यहाँ पर ये मुख्यतः जो वहाँ के इम्पोर्टेंट 3 एरिये हैं, 3 क्षेत्र हैं, उनको जीत करके आता है। अब ये 3 क्षेत्र कौन से हैं या 3 जीत कौन सी हैं, इसको देखते हैं। एक है अहमदनगर, दूसरा है बीजापुर, और तीसरा आता है इसमें गोलकुंडा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन 3 क्षेत्रों को यह जीतता है। कौन भाई? खुर्रम। खुर्रम कौन है? जहांगीर का ही बड़ा बेटा है। दक्षिण भारत के इन 3 क्षेत्रों को जीतता है और इन 3 क्षेत्रों को जब जीत कर आता है तो जहांगीर, मतलब इसके पिताजी इसको एक उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि? शाहजहां। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो खुर्रम है, इस खुर्रम का ही नाम क्या है? शाहजहां। और ये जो शाहजहां नाम है ये किस तरीके से पड़ा है ये भी आपको मैंने समझा दिया है कि जब खुर्रम ने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण अभियान के तहत 3 क्षेत्रों को जीता था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, मतलब यहाँ देखो मैंने नक्शा भी आपको शो कराया है, ये आपका अहमदनगर, ये गोलकुंडा और ये बीजापुर। इन क्षेत्रों को मतलब देख तो रहे हो, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है इसको भी मुगल साम्राज्य में जोड़ लिया। तो इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, या यहीं से आप देखेंगे कि खुर्रम का नाम शाहजहां भी कहने जाने लगा। तो ये कुछ बातें रही, आगे की बात समझते हैं। जहांगीर ने दक्कन में साम्राज्य विस्तार के लिए अपने बेटे को भेजा, जिसमें खुर्रम ने दक्षिण भारत में 3 फतेह हासिल करी, अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये आपको नक्शे में दिखा दिया गया।
और इसी उपलक्ष्य में उपाधि जहांगीर ने दी शाहजहां की खुर्रम को। ठीक है, तो खुर्रम और जहांगीर एक ही व्यक्ति के दो नाम समझ सकते हैं। इस विजय के बाद कुछ समय के बाद देखा गया कि बालघाट और अहमदनगर, जो ये जीता गया था अहमदनगर, ये दोबारा मुगल साम्राज्य से चले गए और ये आगे किसके अंडर, मलिक अंबर के अंडर। और इसी समय के दौरान क्या हुआ, जो खुर्रम है, खुर्रम ने भी अपने मतलब शाहजहां ने भी अपने पिता के साथ विद्रोह कर लिया, अपने पिता से जहांगीर से विरुद्ध हो गया, उससे अलग हो गया और मलिक अंबर से मित्रता कर ली। मलिक अंबर से मित्रता कर ली और दोस्त बना, और आगे चल के मलिक अंबर के साथ शाहजहां या खुर्रम ने कुछ अभियानों में साथ साथ भागीदारी करी, मतलब कुछ युद्ध साथ में लड़े जाके एक दूसरे के विरुद्ध, किसी और दुश्मन के विरुद्ध दोनों ने मिल करके, किंतु उसमें कुछ खास सफलता इनको नहीं प्राप्त हुई। आगे चल के देखते हैं तो 1627 में मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है। मलिक अंबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फतेह खान मलिक अंबर का, वो अगला शासक बन जाता है। जहांगीर के समय की बात करी जाए तो जहांगीर के समय दक्कन में मुगल साम्राज्य विस्तार लगभग पूर्णतः रूप से नहीं हुआ, क्योंकि मलिक अंबर वहां पर एक सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ था। 1627 का समय आता है आगे चल करके, और जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर मृत्यु जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला शासक कौन बनता है, शाहजहां, या जिसी को खुर्रम भी कहा जाता है। खुर्रम मतलब अब अगला शासक बन गया है कहाँ का, मुगल साम्राज्य का। अब मुगल साम्राज्य का अगला शासक जहांगीर के बाद कौन है, शाहजहां। तो शाहजहां के बारे में अगर हम कुछ बातें करें तो शाहजहां के कुल 14 संतान हुई थी, जिसमें से केवल 7 ही जीवित रहे थे, बाकी के जितने थे वह जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जो ये 7 जीवित बचे थे, इन 7 में 4 इसके पुत्र हुए थे और 3 पुत्रियां थी। अगर टोटल देखा जाए 4 पुत्रों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, दारा शिकोही, औरंगजेब, मुराद और शुजा। पुत्रियों की बात करें तो जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। आपके लिए ये नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बस कहानी थोड़ी सी आपको तरीके समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ। इन सब नाम में आपके लिए केवल ये औरंगजेब वाला नाम इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही इसी का जिक्र है। तो औरंगजेब आपके लिए IMP है, मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो औरंगजेब कौन हुआ भाई, शाहजहां की ही एक संतान। ठीक है, चलिए, शाहजहां का मुख्य उद्देश्य क्या था कि दक्कन को फतेह करना, जो पहले मुगल साम्राज्य के अधीन था उसको दोबारा से प्राप्ति करना। ठीक है, लेकिन जो दक्षिण में या दक्कन भारत का जो क्षेत्र है उसको जीतने के लिए जब ये जा रहे हैं तो इसमें एक मुख्य बाधा का और किरदार कौन निभा रहा है, सबसे बड़ी समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है, अहमदनगर। तो इस अहमदनगर को अगर जीत लिया तो लगभग दक्षिण भारत को ये जीत सकता है। आगे चल के क्या हुआ, 1635 में शाहजहां के समय ही अहमदनगर पर फतेह हो गई। ठीक है, जब शाहजहां शासक रहा मुगल साम्राज्य का, उसी समय क्या हुआ, अहमदनगर को जीत लिया गया, उसकी फतेह कर ली गई, जो कि एक मुख्य बाधा था दक्कन भारत की ओर जो मुगल साम्राज्य विस्तार करना था उसको लेकर के। ठीक है, शाहजहां के समय ही 1635 में। 1636 का समय आता है, बीजापुर और गोलकुंडा भी जीत लिया जाता है समझौता की नीति के तहत। मतलब देखो, जो दक्कन भारत है, अगर मैंने ये नक्शा बनाया और जो नीचे का लगभग पूरा एरिया, अगर इसको जीतना है तो यहाँ पर मुख्य तौर पर इनके सामने एक अहमदनगर नाम से एक जगह है, वहां समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा यहाँ पर बीजापुर था और तीसरा था गोलकुंडा, इसकी समस्या उत्पन्न हो रही थी, जो पहले कभी इनके पास थे। यहाँ पर आपको मैंने बताया था, ये देखो, ये 3 मैंने आपको पहले बताए थे जब ये शाहजहां ने ले लिए थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, दोबारा से इसमें विद्रोह होता है और ये समस्या का कारण बनता है। तो इसमें क्या करता है शाहजहां की, 1635 में तो इसको जीतता है अहमदनगर को, और 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतता है। कुछ नीतियों का प्रस्ताव भी रखता है उनके सामने जीतने के पश्चात। तो क्या क्या वो नीतियां थी उनको देखते हैं और समझते हैं। बीजापुर और शाहजहां की समझौता नीति क्या थी। अगर आज हम बीजापुर को नक्शे में देखें तो लगभग
एक आपको रफली आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा भारत का नक्शा, ये कुछ हल्का फुल्का हमारा भारत कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये हमारा भारत है। आज इधर पे यहाँ पर ये पाकिस्तान है, तो उस समय ये भी भारत की ही सीमा आएगी। खैर, आप इस तरफ पे ध्यान दीजिए। इससे नीचे वाला एरिया आपका पूरा क्या है, आप ऑलमोस्ट समझिए दक्षिण भारत का, ठीक है। तो इसी में मैं आपको जगहों के नाम बताता हूँ पहले। जो इस तरफ वाला एरिया है, ये जो मैंने रेड कलर से कर दिया ना, ये जो आपको दिख रहा है हल्का हल्का, यही एरिया क्या है आपका आज की तारीख में, कर्नाटका। कर्नाटका, तो इसी कर्नाटका के ही नियर बाय एक क्षेत्र था बीजापुर नाम से, ठीक है। इस बीजापुर क्षेत्र को जीतने के बाद शाहजहां ने यहाँ पर कुछ नीतियां बनाई, कुछ पॉलिसी बनाई। सबसे पहले कि तुम मुगलों की अधीनता स्वीकार करो, मतलब अब से तुम मुगलों के ही अंडर हो, उन्हीं के अंतर्गत हो, सुप्रीम पावर हम हैं, तुम हमारे अधीन हो। अपने क्षेत्र में शासन करो, समय समय पर हमको टैक्स दो और हमारे सारे आदेशों का पालन करो। जब भी कभी युद्ध में हमें तुम्हारी आवश्यकता हो, किसी भी चीज की हमें तुमसे आवश्यकता हो, तो तुम हमारे सारे आदेशों का पालन करो। इस तरह की नीति आप पहले से देखते आ रहे हैं कि अक्सर जब भी कोई नीति करी जाती थी, कोई भी कोई क्षेत्र कोई शासक जीतता था और उसका अपने में विलय न करके उसमें अप्रत्यक्ष नीति के तहत उन क्षेत्रों के साथ कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसीज बनाता था, जिसमें कुछ बातों का प्रस्ताव या एक तरह से उन बातों को रखा जाता था कि आपने इन बातों को फॉलो करना है आज से। तो ऐसा ही बीजापुर, शाहजहां जब बीजापुर वाला क्षेत्र जीतता है, तो बीजापुर का जो एरिया है, इसको जीतने के बाद शाहजहां कुछ समझौते की नीति रखता है। अच्छा, जिस समय बीजापुर को जीता जा रहा है शाहजहां के द्वारा, तो यहाँ पर किसका शासन चल रहा है, आदिल शाही वंश का, और यहाँ का एक शासक है जिसका नाम है आदिल शाह, ठीक है। तो आदिल शाह यहीं का है, बीजापुर का, ध्यान रखना। पहली शर्त यह रखे कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करो, आप उनके अंडर हो, उनसे ऊपर नहीं हो, ठीक है। दूसरी शर्त यह रखिए कि आदिल शाह 20 लाख रुपए देगा क्षतिपूर्ति का, जो भी डैमेजेस, जो भी खर्चे हमारे हुए उन सबके तो 20 लाख रुपए दोगे। दूसरा, अच्छा एक और क्षेत्र है गोलकुंडा, जैसा आपने ये, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। देखो, दो नाम बताए थे मैंने आपको अभी इससे पहले, एक अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको, ये ध्यान से देखो है, हाँ ये देखो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो अहमदनगर को तो जीत लिया गया और बीजापुर और गोलकुंडा के साथ कुछ समझौते की नीतियां बनाई। क्या बनाई, जो मैंने आपको अभी पहले बीजापुर के बारे में बता रहा था, ये बीजापुर वाली नीति देखिए हमने, जो रेड कलर से मैंने आपको दिखाया। अब इसी में मैं ग्रीन कलर से एरिया हाईलाइट करूंगा, तो समझ जाना ये कौन सा एरिया है, ठीक है। इसी के इधर पे कहीं पर, ये देखो जो मैंने ग्रीन कलर से कर दिया ना, ये इसी वाले एरिया को समझो। जैसे आज आप हैदराबाद नाम से जानते हो, तो यहीं पर क्या था, एक गोलकुंडा नाम से भी एक जगह थी, और ये भी प्रॉब्लम था, और गोलकुंडा नाम की जगह भी प्रॉब्लम है, बीजापुर भी है। बीजापुर वालों से बात चल रही है, उनको जीत लिया है, तो उनके सामने रखिए कि भाई अगर हम गोलकुंडा के साथ मुगलों का कोई मैटर होगा तो तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। कौन, बीजापुर वाले, गोलकुंडा के मैटर में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। और कभी भी अगर फ्यूचर में बीजापुर और गोलकुंडा, क्योंकि दोनों आपस में सीमा शेयर कर रही है, एक रेड कलर से आपको दिखाया क्षेत्र और एक ग्रीन कलर से, तो जब इन दोनों के बीच में अगर कोई मैटर होता है तो इनके बीच में हमेशा कौन आएंगे, मुगल। अगर कोई मैटर इनके बीच में है तो वहां पर बिचौलिया का कोई भी काम होगा वो ये करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई संघर्ष है, तो वहां पर उसको सॉल्यूशन के लिए ये आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो बीजापुर और शाहजहां समझौता नीति के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। ये बातें समझे आपने, ठीक है। गोलकुंडा में हस्तक्षेप नहीं करेगा, गोलकुंडा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बीजापुर और गोलकुंडा के मध्य विवाद जो भी होगा उसमें मुगल शासक का मध्यस्थ की या बिचौलिए की भूमिका रहेगी, ठीक है। एक शर्त और रखी कि अभियान में मुगलों की मदद करेगा आदिल शाह। आदिल शाह मतलब जो यहाँ का शासक है उस समय, ये जो भी मुगल कहीं भी अगर इनके क्षेत्र के नियर बाय कहीं भी आक्रमण करते हैं, कोई भी युद्ध करने जाते हैं, तो ये हर तरह से उनकी मदद करेगा, सेना को
के लिए सेना की नज़र से चाहिए, सेना का कुछ रख रखाव करना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, अगर युद्ध करने जा रहे हैं तो युद्ध में ये भी अपना सपोर्ट देगा, अपनी सेना देगा, खुद भी चलेगा। तो ये कुछ बातें रही बीजापुर और शाहजहां की जो, या बीजापुर और मुगल साम्राज्य के बीच जो समझौता नीति हुई थी, उन सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे गोलकुंडा नीति या गोलकुंडा संधि। ठीक है, ये भी क्या है, मुगलों के बीच में एंड किसके बीच में, गोलकुंडा के बीच में एक ये नीति हुई। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखना। देखो सवाल क्वेश्चन जो बोलते हैं क्या होते हैं, वो कुछ भी पूछे जाएंगे कि बीजापुर या गोलकुंडा नीति मुगल साम्राज्य के साथ किस तरीके थी, 5 या 6 नंबर का अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत देखिए, आपको पॉइंट्स में लिखनी है बातें और आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से कुछ सवाल बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है। 2-4 पॉइंट है, पॉइंट्स में पूरी कहानी आ जाती है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा था मैं कि अगर पूछा जाए कि बीजापुर और मुगलों के बीच जो समझौता नीति थी उसकी क्या मुख्य बातें थी, या बीजापुर शाहजहां नीति क्या थी, या बीजापुर मुगलों की नीति क्या थी, तो इसमें आप सब बातों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, आदिल शाह 20 लाख की क्षतिपूर्ति, गोलकुंडा के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बीजापुर गोलकुंडा के मध्य कोई भी विवाद होता है तो उसमें मुगल शासक का मध्यस्थ की भूमिका रहेगी, और किसी भी अभियान के दौरान मुगलों की मदद आदिल शाह करेगा। ये बातें आपने पहले भी समझी हैं तो वो सब लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब गोलकुंडा संधि समझते हैं। गोलकुंडा मैंने आपको दिखा दिया भारत के नक्शे में कुछ इस तरफ है, जहां पर आज आपका हैदराबाद पड़ता है। ठीक है, इस नीति में क्या बातें रखी गई कि गोलकुंडा मुगल शासक के प्रति वफादारी दिखाएंगे, लॉयल रहेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे, इस तरह की शपथ लेंगे। गोलकुंडा ने मुगल शासक नाम से खुतबा पढ़ाया एंड ईरान शाह का नाम त्याग दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, गोलकुंडा ने मुगल शासक नाम से खुतबा पढ़ाया। खुतबा मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि प्रमुख, अगर कोई क्षेत्र है वहां पर किसी एक की सरकार चल रही है तो उसके नाम की आप एक तरह से स्पीच पढ़ोगे कि आज से सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति कौन है, मुगल शासक। तो मुगल शासकों के अधीन इन्होंने रह लिया और ईरान का जो शाह था उसके नाम को इन्होंने त्याग दिया, तो उसके नाम का खुतबा पढ़ा। किसके नाम का, मुगल शासक के नाम का खुतबा पढ़ा। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही। जैसा आप देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि गोलकुंडा ने मुगल शासक नाम से खुतबा पढ़ा और ईरान शाह का नाम त्याग दिया। मैंने बताया खुतबा का मतलब प्रमुख, मतलब राजनीतिक रूप से मतलब सबसे बड़ा जो शासक है किसी क्षेत्र का, उसके नाम के से उसका उच्चारण करना कि भाई आज से ये संपूर्ण रूप से ये यहाँ की संप्रभुक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है। ठीक है, तो मुगल शासक को एक तरह से वहां का शासक माना गया और इसीलिए उसने अपने नाम का खुतबा वहां पर पढ़ाया। ठीक है, दूसरा 2 लाख रुपए हूण, 2 लाख रुपए आज के हिसाब से आप देखेंगे रुपए, उस समय के हिसाब से हूण प्रति वर्ष देगा मुगल साम्राज्य को। कौन, गोलकुंडा। ठीक है, मतलब आज का अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद वाले क्षेत्र पे जो लोग शासन कर रहे होंगे वो लोग मुगलों के अधीन रहेंगे और उनको 2 लाख रुपए सालाना का एक तरह से टैक्स देंगे मुगल साम्राज्य को। तो ये कुछ नीतियां रखी गई दक्षिण भारत के प्रति, किसके द्वारा, मुगल के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा। और देखिए दोबारा से इसमें एक छोटा सा आपके लिए नक्शा जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ भारत का नक्शा है। तो जो ये दक्षिण वाला एरिया है, यहाँ पर जो 3 प्रमुख शक्तियां थी उनके साथ, उनमें से 2, एक तो अहमदनगर वाला या अहमदनगर पर विजय हासिल करी, और जो बाकी 2 थे उनके साथ संधि की नीति अपना ली, मतलब समझौता के तहत कुछ बातें रखी गई और उन क्षेत्रों को भी एक तरह से जीत लिया, जिसमें आपने देखा कि एक था आपका बीजापुर और दूसरा था आपका गोलकुंडा। ठीक है, बीजापुर एंड गोलकुंडा, तो इनके साथ संधि हो गई किसकी, मुगलों के साथ, जिस कारणवश ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है यहाँ पर अब लड़ाई झगड़ा होने हो गए बंद। ठीक है, ऑटोमेटिकली उन्होंने उनकी गुलामी एक तरह से स्वीकार कर लिए क्योंकि। ठीक है, यहाँ लिखा भी है उपरोक्त संधि समझौते ने दक्कन में युद्ध समाप्ति कर दी और मुगलों ने दक्षिण में अधिकांश कामयाबी हासिल कर ली थी। इसमें कुछ समझाने लायक बात नहीं, आप समझ चुके होंगे। आगे चल के क्या होता है कि 1655 और 57 के बीच में जो ये
नीतियां बनाई गई, जो ये संधियों या जो ये पॉलिसी रखी गई, जो शर्तें रखी गई थी कि 2 लाख रुपए देंगे और इस तरह की जो बातें हैं, ये सारी जो हमने अभी पढ़ी हैं, ये और ये वाली ऊपर वाली, ये वाली आदिल शाह वाली, इन सब बातों में मतलब एक तरह से ढील दी जाने लगी। ये लोग नहीं मानने लगे, इनके आदेशों का एक तरह से अनदेखी करने लग गए। ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ कि शाहजहां ने औरंगजेब को, अब शाहजहां के बाद औरंगजेब आ रहा है अगला, इसका बेटा, इसका शाहजहां का बेटा औरंगजेब आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना, शाहजहां के बाद शाहजहां ने क्या करा, औरंगजेब को दक्कन को जीतने के लिए भेज दिया। अब जाओ भाई वहां जीत के आओ। तो अब अगली कहानी किसकी है, औरंगजेब की। औरंगजेब कौन है, शाहजहां का बेटा। तो शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बातों को नोट करते रहना, और लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको सारी चीजें क्रम से अपने आप समझ में आएंगी। ठीक है, तो शाहजहां के बाद उसका बेटा आ रहा है औरंगजेब, और औरंगजेब को भेजता है शाहजहां दक्कन की ओर जीतने के लिए, क्योंकि जो संधि नीतियां बनाई गई थी, बीजापुर, ये वाली देखो, बीजापुर ये वाली थी ना, ये बीजापुर वाली और गोलकुंडा वाली, इन नीतियों में क्या हुआ, 1655-57 के तहत अनदेखी करने जाने लगे। मतलब ढिलाई, नहीं मान रहे बातों को, जो भी कुछ थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी बात से क्रोधित होकर के शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन को जीतने के लिए भेज दिया। अब हमने पढ़ना है औरंगजेब के बारे में, जैसे मैंने आपको भी बताया। ठीक है, औरंगजेब के बारे में तो प्रोफेसर सतीश शर्मा क्या कहते हैं कि औरंगजेब ने दक्कन में जो आक्रमण करा है, उस आक्रमण की नीति को हम 3 चरणों में, मतलब 3 स्टेप्स में या 3 स्टेजेस में समझ चुके हैं। 3 स्टेप्स या 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं, जो उसने दक्कन के लिए, या दक्कन पे जो ये है एक तरह से जीतने के लिए जा रहा है कौन, औरंगजेब, उनको हम 3 उसमें समझ सकते हैं, 3 पार्ट्स में कह लो एक तरह से। पहला 1658 से 1668 के मध्य, मतलब 1658 से 1668 वाले टाइम पर उसने क्या करा, इस समय पर उसने कल्याणी, बिदर और परिंडा को जीता, जो दक्षिण के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे चल के देखो, 1668 से 1684 के बीच में उसने क्या करा, जो आदिल शाह था उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, और यहाँ पर जो एक प्रमुख शक्ति मराठाओं के तौर पर उभर रही थी दक्षिण में देखा जाए अगर, तो वह शिवाजी थे, और शिवाजी इनके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती का रूप सामने दिख रहे थे इनको। मतलब वही जो लिखा हुआ मराठा शक्ति, किसके लिए, औरंगजेब के लिए। तो इसी समय में इनके साथ इनका संघर्ष चलता रहा, लेकिन कुछ खास परिणाम नहीं मिले। मतलब मुगलों के हाथ कोई बढ़िया जीत नहीं लगी 1668 से 1684 के बीच में, क्योंकि आपको यहाँ बताया कि औरंगजेब आ चुका है, और औरंगजेब के सामने यहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मराठा आ रखे हैं, जिसमें शिवाजी हैं। आगे चल के देखते हैं तीसरी स्टेप में, तो 1684 से 1687 का समय है। अब इस समय क्या करेगा औरंगजेब, सीधे सीधे दक्कन पर आक्रमण करने की नीति या उनको जीतने की नीति अपनाता है। तो इसमें इसने क्या करा, जो ये 1684 से 87 वाला समय है, इस समय इसने दक्कन वाले क्षेत्र को जीत लिया। इसने, औरंगजेब ने, और इसे मुगल शासन का हिस्सा बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही इसकी मृत्यु होती है 1707 में, किसकी, औरंगजेब की, यहाँ पर लिखता हूँ, 1707 में जैसी औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये सभी क्षेत्र दोबारा से जो दक्षिण के जीते हुए थे, ये दोबारा से स्वतंत्र हो गए। तो आपने देखा यहाँ पर कि बीजापुर शाहजहां वाली समझौता नीति, मतलब मुगलों के साथ, उसके बाद गोलकुंडा संधि, इन संधियों की अनदेखी की जाने लगी। जो बातें इसमें बताई गई थी उनका पालन इन्होंने नहीं करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, 1655 और 57 में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन को जीतने के लिए भेजा। और औरंगजेब के बारे में प्रोफेसर सतीश शर्मा ने बताया है कि उन्होंने अपनी आक्रमण नीति को उन्होंने 3 स्टेप्स में पूरा करा। उसमें डेट के साथ साथ कौन कौन से क्षेत्र जीते हैं, कौन कौन सी प्रमुख शक्ति, जिसमें शिवाजी या मराठा शक्ति इनके सामने एक प्रमुख थी, और किस तरह से अंतिम दिनों में 1684 और 1687 के समय पर इन्होंने लगभग दक्कन भारत को जीत लिया। लेकिन कुछ समय बाद जब 1707 में इसकी मृत्यु होती है, तब तक मुगल शासन से ये लोग धीरे धीरे फिर से वापस हट चुके थे और स्वतंत्र शक्ति के रूप में साबित हो चुके थे। आगे बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे
कि जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, जिधर असम पड़ता है आज की तारीख में, उस तरफ क्या हुआ, औरंगजेब ने, आप देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, हम अभी औरंगजेब का यहाँ पर देख रहे थे कि ये 1707 में इसकी देखो मृत्यु हो गई थी, यहाँ पर हमने लिखा हो ना 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी हमने दक्षिण के बारे में देखा, थोड़ा सा उत्तर के बारे में भी यहाँ पर देखना है कि उत्तर की तरफ इसने क्या क्या विजय हासिल करी। उत्तर पूर्व में जैसे आप देखेंगे भारत का नक्शा तो आपको असम दिखेगा, जो असम वाला क्षेत्र है उसमें भी इसने कुछ क्षेत्र तक विजय हासिल करी थी। जो उत्तर पूर्व भारत में असम वाला क्षेत्र है वहां पर तक मुगल साम्राज्य फैला दिया था, और इस समय असम में अहोम साम्राज्य का राज चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1680 तक फिर से यहाँ पर अहोम साम्राज्य देखने को मिल जाता है। तो उत्तर पूर्व में असम तक मुगल साम्राज्य का विस्तार करवा दिया था किसने, आप देख रहे थे अभी तक, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, औरंगजेब ने। लेकिन फिर कुछ समय बाद 1680 में दोबारा से यह अहोम साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। 1664 में इसने बंगाल भी विजय हासिल करी थी, और इस बंगाल विजय को एक तरह से चटगांव की जीत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बातें हमने देखी थोड़ी सी औरंगजेब के बारे में, ठीक है। तो इतनी सब बातें मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि किस तरह से मुगल साम्राज्य में कौन कौन से नए शासक आते जा रहे हैं, क्या क्या उनके द्वारा योगदान करा जा रहा है, कि किस समय में कौन कौन से क्षेत्रों को जीत रहे हैं, क्या क्या नीतियों के तहत लड़ रहे हैं, ठीक है, कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, किस किस तरह से पूरी कहानी चल रही है, वो पूरी मैं आपको यहाँ पर क्रम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर खत्म हो जाती है हमारे इस चैप्टर 10 को लेकर के, ठीक है। जो पूरी कहानी थी वो मैंने आपको सारी समझा दी है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं रही है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट थी वो तो कतई भी नहीं रही है, थोड़ी बहुत बातें थी वो आपको मैंने समझाई है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी बताऊं कि इसमें कहानी क्या बनती है, तो देखिए 1657 में क्या हुआ कि शाहजहां की तबीयत खराब होती है, शाहजहां की तबीयत खराब होती है, शाहजहां की तबीयत खराब होती है। तो इसके बाद क्या है, ये क्या करता है, अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। उत्तराधिकारी बनाता है तो उसके बाद क्या होता है कि विद्रोह की स्थिति होती है एक तरह से, कि भाई अगला शासक तो मैं बनूंगा, ये तुमने कैसे इस दारा शिकोह को बना दिया, ठीक है। ये भी शाहजहां का बेटा ही था, आपने देखा था। तो सारे भाई आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, और इन भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, और लगभग बताया जाता है कि टोटल 5 युद्ध लड़े थे, जिसमें अंतिम युद्ध था देवराई का युद्ध। और ये देवराई कहाँ पड़ता है, राजस्थान वाली जगह में, आज की तारीख में राजस्थान में कहीं अजमेर के निकट 1659 में हुआ युद्ध। और इस युद्ध का फाइनली रिजल्ट ये आया कि औरंगजेब जो था वो अगला मुगल शासक बनता है, ठीक है, अगला मुगल शासक बनता है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जो ये बताया कि यहाँ पर देखो औरंगजेब आ जा रहा है सीधे कहानी में, ठीक है। यहाँ पर बताया ना कि इसने 1651 में जब शाहजहां ने, हाँ ये देखो, शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन को जीतने के लिए भेज दिया है। तो आप बोलेंगे एकदम से कहानी में औरंगजेब कहाँ से आ गया है भाई, तो मैंने आपको यही बताया कि जो शाहजहां था उसके जो पुत्र थे, उसमें जो सबसे बड़ा बेटा था उसका, शाहजहां का, उसको उसने अपना उत्तराधिकारी मतलब अगला राजा घोषित कर दिया था जब इस शाहजहां की तबीयत खराब हो रही थी। इस बात की जानकारी जब बाकी बेटों को लगती है या इसके भाइयों को लगती है, ये सब आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं सारे भाई, किस चीज को लेकर के, कि ताज कौन पहनेगा, मतलब किंग कौन बनेगा, राजा का किंग बोलते हैं ना, किंग कौन बनेगा, गद्दी पर अगला कौन बैठेगा। इसी बात को लेकर सबके बीच में लड़ाई होती है, और सारे भाइयों के बीच में एक तरह से देखा जाए तो 5 बार युद्ध लड़ा जाता है। और जो 5वां युद्ध था, अंतिम देवराई युद्ध जिसे कहते हैं, 1659 में जो लड़ा गया, उसमें फाइनली रूप से औरंगजेब की जीत होती है, और औरंगजेब अगला मुगल शासक बन जाता है, ठीक है। इसके बाद और भी शासक आते हैं कहानी में, लेकिन आपके सिलेबस में उतना है नहीं, तो मेरे हिसाब से ये समझाने का मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे अब आपके सिलेबस में औरंगजेब तक की कहानी आ गई थी, तो आप ये समझ लीजिए कि आखिरी में एक नाम आपने देखा होगा, बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर अंतिम था इसमें मुगल साम्राज्य में, और इसके बाद कुछ और कहानी चल जाती है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको कि जो ये जहांगीर वाला है, क्योंकि आगे आपके कुछ चैप्टर आने वाले हैं तो आपको कहानी क्रम से समझ में आए।
बुक में आप लोगों को ये सब नहीं बताया जाता है। ठीक है, इसमें आप देखना यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जो जहांगीर है ना, ये स्टार्टिंग में देखो हमने जहांगीर पढ़ा था, ये मैंने देखो ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर दिया याद दिलाने के लिए। ये जहांगीर था ना, इसके समय पर याद रखना कि अंग्रेज भारत में आ चुके हैं। अब सीधे वो लोग शासन नहीं करते हैं, अंग्रेज किस तरह से भारत में आ रहे हैं, क्या बोल करके आ रहे हैं, किस तरह से व्यापार के लिए बोल करके आ रहे हैं, और किस तरह से यहाँ पर देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन जाते हैं। यहीं के जो राजा महाराजा जो शासक हैं उनके साथ मिली भगत करके, उनका बेवकूफ बना के, या जो भी पूरी ट्रिक्स वो लोग अपनाते हैं, वो आगे के चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो आप देखिएगा जो जहांगीर वाला समय है, लगभग इसी के टाइम पर अंग्रेज लोग भी भारत में आ चुके हैं, पुर्तगाली भी भारत पे बैठे हुए हैं गोवा के किनारे पर। ठीक है, ये लोगों ने भी अपना हल्का फुल्का यहाँ पर दबदबा कायम कर लिया है। अब आप देखिएगा धीरे धीरे जैसे ये जो शाही वंशी ये राजा महाराजा हैं, इन्हीं के टाइम पे यहाँ पर अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज इन्हीं लोगों में आपस में कुछ लड़ाई झगड़े करवाएंगे और खुद अपने हाथ में सत्ता लेकर के अपनी मर्जी से राजा महाराजा अगला कौन होगा उसको बैठाएंगे कि जो हमारे आदेशों का पालन करे, जो नहीं इनकी बात मानेगा उसको हटा देंगे। तो वो सब हम आगे वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप यहीं से कहानी में समझना शुरू कर दीजिए कि यहाँ पर इस समय पर ये मुगल साम्राज्य का जब जहांगीर है, इस समय अंग्रेज भारत में आने लगे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें रही इस चैप्टर से रिलेटेड, और लगभग हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक पार्ट इसका रहेगा, मतलब पार्ट नंबर 6, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं कि उसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो ये मुगल लोग रहे हैं, जो मुगल शासन रहा है, ये पूरा का पूरा इनके सामने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। देखो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें हमने क्या देखना है, अब इसमें आगे हमने देखना है, अब सब तो हमने पढ़ लिया, वैसे ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पढ़ना है मुगल शासन के लिए जो चुनौतियां थी, मतलब जितना भी समय इन्होंने मुगलों ने भारत पर शासन करा है, उस समय इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। प्रॉब्लम्स मतलब कौन कौन से लोग हैं जो इनके लिए खतरा बन रखे हैं। जैसे इसमें कुछ नाम आप देखेंगे कि राजपूत आएंगे, कुछ दक्कन की जो प्रमुख शक्तियां थी जिसके बारे में हमने देखा, फिर मराठा जो शिवाजी महाराज वाला जो बता रहा था आपको, वो भी आप देखेंगे। तो इस तरह से कुछ एक जो प्रमुख शक्तियां रही हैं इनके लिए, इनको परेशान करने के लिए, उन सब बारे में हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और उस हिसाब से ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर तो वैसे ही कंप्लीट हो चुका है, बस वो एक तरह से आपको बोलते हैं ना समरी देरी की है कि भाई इनको परेशानी क्या क्या हो रही थी। ये मुगलों ने जितना समय भारत पर शासन करा है, यहाँ कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, या कौन कौन से ऐसे प्रमुख शासक हो गए थे जो इनके लिए चुनौतियां बन रखे थे और इनके शासन को कभी भी हटा सकते थे। तो उन सब चुनौतियों के बारे में हम इसके बाद वाले एक और वीडियो में पढ़ लेंगे, और उस हिसाब से सारा चैप्टर ऑलमोस्ट आपका डन हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातें होंगी, आपको कुछ समस्या होंगी, कुछ सवाल होंगे चैप्टर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो वही मुझे लगता है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, और परीक्षाओं के लिए आप लोगों को इस चैप्टर्स के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बहुत मदद मिल रही होगी। ठीक है, तो चैप्टर यहीं पर लगभग समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, फिर थैंक यू।